आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ, दर्दनाक रात। यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। मैंने इस कहानी के पात्रों के वास्तविक नाम और जगह को परिवर्तित किया है। यह कहानी 10 जून 1912 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में घटित हुई, लेकिन मैं पाठकों के पढ़ने की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदी परिवेश में समाहित कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। 10 जून 2012। गौरव, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, यानी कि वह भूत प्रेत आत्माओं के बारे में अध्ययन कर रहा है और वह इसी विषय में आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है। इसके लिए उसे मालूम पड़ता है कि रामगढ़ के पास एक बंगला है जिसे शाहू का बंगला कहा जाता है। कहते हैं यह बंगला 100 साल से खाली पड़ा है। 10 जून 1912 में यहाँ पर एक परिवार के 8 लोगों का कत्ल हो गया था और तब से यह बंगला हॉन्टेड है। आज जब उस बंगले की कीमत आसमान छू रही है, तब कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने उसे खरीदने की हिम्मत दिखाई तो उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि कोई उसमें एक रात भी चैन से सो न सका। 10 जून 2012 को उस कत्लेआम को हुए पूरे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और गौरव ने खास करके यही दिन चुना है। वह 100 साल के बाद उसी रात उस बंगले में गुजारना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या सच में वहाँ भूतों आत्माओं का डेरा है या फिर ये सब एक अफवाह है। यहाँ पर पहले भी कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स रात बिता चुके हैं। एक रात में उस घर में सिर्फ 8 लोगों को रहने की अनुमति है। ऊपर की मंजिल पे 2 कमरे हैं जिसमें 4 लोग रुक सकते हैं और नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे बने हैं। 2 कमरों से लगा हुआ एक छोटा सा ड्राइंग रूम है और वहीं सामने एक छोटा सा बगीचा रहा होगा जो अब बिल्कुल उजाड़ पड़ा है। घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा किचन गार्डन भी रहा होगा। वहीं से लगा हुआ एक बेहद खूबसूरत सा किचन है। उसके आज भी थोड़ा बहुत खाने का सामान जैसे दूध, ब्रेड सब रखा जाता है जिससे वहाँ आने वाले लोगों को सहूलियत हो सके। किचन के बाहर दाईं ओर नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं। वह नीचे तहखाने की तरफ जाती हैं। दरवाजे पे ताला लगा रखा है जिससे कोई भी नीचे नहीं जाए। तहखाने में आज भी उस परिवार के सहेजे हुए काफ़ी सामान रखे हैं। सबसे ऊपर बनी है छोटी सी दुछत्ती जिसे एटिक भी कहते हैं। उसमें आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। 100 वर्षों से खाली पड़ा यह घर ऐसा लगता है मानो अभी अभी यहाँ की सफाई की गई हो। बंगले के बाहर तो उजाड़ है, लेकिन बंगले के अंदर उसकी साज सज्जा में कोई कमी नहीं है। वहाँ पर एक माली भी नियुक्त किया गया है। इस बंगले में एक रात का रुकने का किराया 1000 रुपये है। गौरव ने यहाँ रुकने के लिए जो रात चुनी थी वह खास रात थी। उस हादसे को पूरे हुए 100 वर्ष हो रहे थे, इसलिए किराया बढ़ा के 2 गुना कर दिया गया था। गौरव के साथ वहाँ पर 8 और लोग थे जो रुके थे और ये सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। उन लोगों को भूत प्रेतों की पढ़ाई करने में, उनकी जानकारी लेने में बहुत रुचि थी। इस बंगले के बारे में ख़ास बात यह है कि 10 जून 1912 में जब यहाँ पे यह हत्याकांड हुआ था, तब एक ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। तब कातिल कौन था या एक राज था। इस घटना को लगभग 110 वर्ष बीत चुके हैं। जो भी कातिल रहा होगा वह मर चुका होगा। शाहों के बंगले में जाने से पहले गौरव ने काफ़ी जांच पड़ताल की। उसने वहां पर रह चुके लोगों से बातचीत की थी, उनके साक्षात्कार लिए थे। ज़्यादातर लोगों ने बताया था कि जब वे इस घर के अंदर आए थे तब उन्हें वहाँ बहुत ही मनहूसियत लगी थी। हर तरफ सब कुछ चमकता हुआ साफ सुथरा होने की बाद भी जैसे वहाँ एक उदासी छाई थी जो उनके मन पर भी छाने लगी थी, जैसे जीने की चाह ही खत्म हो गई हो। उनमें से कई लोगों ने वहाँ पर 1 घंटा भी नहीं बिता पाया और वापस आ गए थे, लेकिन कुछ बहादुर लोगों ने वहाँ पूरी रात गुजारी थी। ज़्यादातर लोगों को वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के उपकरण में कोई हलचल तो नहीं लगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ महसूस किया। उन्हें कुछ दृश्य भी दिखाई दिए, आवाज़ें भी सुनाई दी
और कुछ हलचल भी महसूस हुई। 9 जून 2012। गौरव पूरी तैयारी के साथ शाम के लगभग 7 बजे शाहों के बंगले पे पहुंच चुका था। बंगला बिल्कुल सुनसान वीरान जगह पर था, लेकिन उसे देखकर कोई ये कह नहीं सकता था कि यह बंगला 100 वर्ष पुराना था या फिर उससे भी ज़्यादा। जब गौरव वहाँ पहुँचा तो वहाँ 3 लोग पहले से आ चुके थे। यह तीनों भी उस रात वहाँ रुक के यह देखना चाहते थे कि शाहों के बंगले में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। माली ने सबके लिए वहीं किचन में चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया था। कईयों ने खाना बाहर से मंगा रखा था और गौरव अपने साथ और अपने दोस्त सुमित के लिए डिनर पैक करवा के लाया था। थोड़ी देर में सबकी आपस में दोस्ती हो गई। 7 लोग तो वहाँ पहुँच चुके थे, पर 8वां जिसका नाम सुमित था वह अभी तक नहीं आया था। सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे और अपने अपने कमरों में सामान रख रहे थे। साथ ही पैरानॉर्मल उपकरणों को भी ठीक से अलग अलग जगह पे लगा रहे थे, जिससे घर में कहीं भी कोई हलचल हो तो उन्हें मालूम पड़ जाए। गौरव और सुमित की जोड़ी बहुत बढ़िया काम करती थी। जहाँ गौरव अपने दिल की आवाज़ को सुनता था, वह हर चीज़ को दिल से महसूस करने लगता था, इमोशनल हो जाता था। वहीं सुमित हर चीज़ों में तथ्यों का प्रयोग करता था। उसकी इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक बहुत अच्छी थी। उसके पैरानॉर्मल उपकरण बहुत आधुनिक थे और वह खुद भी उनमें काफ़ी बदलाव करके उन्हें हाईटेक बना के रखता था। सुमित पहले भी गौरव के साथ कई पैरानॉर्मल प्रयोगों में साथ काम कर चुका था। गौरव सुमित का इंतज़ार कर रहा था, पर सुमित का फ़ोन आउट ऑफ रीच दे रहा था। सबको थोड़ी देर से चिंता होने लगी कि आखिर बिना बताए सुमित कैसे शाहों के बंगले तक नहीं पहुंचा। सब उससे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित का कहीं अता पता नहीं था। सुमित ने कोई 3 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें वह एक बाइक पर सुनसान सड़क पर बैठा है और पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। गौरव तुरंत माली के पास जाता है और वह तस्वीर उसे दिखाता है। माली बताता है कि यह तस्वीर यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक जगह जिसका नाम सनेही घाट है वहाँ की है। उसके पास एक छोटी सी नदी गुजरती है, जिससे यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर हो जाता है। सबको चिंता हो जाती है कि अगर सुमित यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर था तो वह अभी तक कैसे नहीं पहुँचा था। रात के 10:30 बज चुके थे। सब सुमित की खोज में अपनी बाइक पे निकल जाते हैं। सुनसान सड़क पर कहीं भी सुमित का कोई अता पता नहीं था। उस जगह भी वे पहुंच जाते हैं जहां सुमित ने अपनी बाइक खड़ी करके तस्वीर खींची थी। आसपास छोटी छोटी दुकानें थीं, चाय की, पान की, लेकिन किसी ने भी सुमित को नहीं देखा था। तब सारे जाकर यह खबर पुलिस थाने में देते हैं। साथ ही उसकी तस्वीर भी वहां जमा कराते हैं। सबका जोश ठंडा होने लगता है। वह यह सोच के आए थे कि उनके साथ पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन बंगले पहुंचने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका दोस्त सुमित वहां आ चुका है और उनका इंतज़ार कर रहा है। सुमित बताता है कि वह ठीक समय पर शाहों के बंगले के लिए निकल पड़ा था, पर रास्ते में उसने जब इतना मनमोहक दृश्य देखा तो वह कुछ पल के लिए वहां ठहर गया। उसने 1-2 पिक्चर खींची और उसे इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, भाई साहब, ओ भाई साहब। उसने पलटकर देखा तो 2 आदमी उसकी तरफ चले आ रहे थे। एक ने तो साधारण पोशाक पहन रखी थी और दूसरे ने रेशमी। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह दूसरा वाला आदमी ऊंचे ओहदे पे होगा। दोनों ने उससे कहा कि क्या वह उन्हें पास के शाह वाले बंगले तक छोड़ देगा। सुमित ने हामी भर दी। दोनों उसकी बाइक पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने पे उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकने को कहा, जहाँ पर एक लोहार की दुकान थी। उन्हें वहाँ से कुछ खरीदना था। सुमित वहीं खड़ा होके उनका इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना अपने उपकरणों की बैटरी की जांच कर ले, तो उसे रात में आराम मिलेगा। जैसे ही उसने अपने उपकरण का बटन ऑन किया, वह तेज़ी से संकेत देने लगा कि पास में ही कोई आत्मा है। तब तक वे दोनों आदमी लोहार की दुकान से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी खरीद के उसके पास आने लगे। जैसे जैसे वह दोनों पास आ रहे थे, पैरानॉर्मल उपकरण संकेत देना और तीव्र करता जा रहा था। सुमित अब समझ चुका था कि ये कोई आम आदमी नहीं,
ये दोनों कोई पिशाच हैं। इसलिए जल्दी से उसने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे तेज़ी से वहाँ से भागा। लेकिन वहाँ से आते समय ना जाने वह कैसे रास्ता भटक गया। उसकी पूरी गाड़ी में मिट्टी लगी थी। वह खुद भी बहुत घबराया और पसीने से तरबतर था। उसकी बातें सुन के सब लोग बहुत घबरा गए। आज से ठीक 100 साल पहले 9 जून 1912 की वो रात, जब ऐसे ही दो अज्ञात लोग इस घर में घुस आए थे और ऊपर दुछत्ती पर छुप कर बैठ गए थे। जब यह परिवार सो गया था, तब इस परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस बात का संज्ञान होते ही सबके पसीने छूटने लगे। क्या वह हादसा जो आज से ठीक 100 साल पहले घटा था, आज रात फिर से घटित होने वाला था? क्या वह दोनों पिशाच जिन्होंने कुल्हाड़ी खरीदी थी, वह उन लोगों की जान ले लेंगे? 9 जून 2012 रात के तकरीबन 1:30 बजे सारे लड़के अपने अपने कमरे में पैरानॉर्मल उपकरण फिट करके चुपचाप बैठे थे। उन्हें अब इंतज़ार था कि कोई घटना किसी भी पल घट सकती है। हल्की सी भी आहट से सारे चौंक जाते हैं। लेकिन उमस भरी गर्मी से गौरव बहुत परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि वह किचन में जाके थोड़ा पानी पी ले। जब वह पानी पी के निकला तो उसने देखा कि किचन की बगल में जो तहखाना है, उसका दरवाज़ा खुला है। हल्के हल्के खट खट की आवाज़ आ रही है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने शाम को ही देखा था कि इस दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ था। उसने सोचा शायद माली ने किसी कारण से दरवाज़ा खोला हो। उत्सुकतावश वह उस दरवाजे को खोलकर नीचे चला जाता है। उसके हाथ में मोबाइल था। वह मोबाइल का टॉर्च जलाता है। तहखाने में हर तरफ सामान रखे हुए थे। शायद यह सामान उसी परिवार का था जो इस हत्याकांड में मारा गया था। कई बक्से थे, बच्चों के खिलौने, टूटी हुई साइकिल, छोटी ट्राम, गाड़ी, पुरानी अलमारियाँ, सोफ़े इत्यादि। उसने धीरे से एक अलमारी का पल्ला खोला तो देखा उसमें काफ़ी पुराने कपड़े रखे थे। जैसे ही उसने कपड़े को छुआ, उसके पूरे बदन में सिहरन सी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, जैसे अब वह वहाँ नहीं है जहाँ पहले खड़ा हुआ था। वह जगह बदल चुकी है। उसने हर तरफ देखा, उसे कोई बदलाव नज़र नहीं आया। तहखाने के दरवाजे से रोशनी आ रही थी। वह ऊपर गया तो देखा कि सवेरा हो चुका है। हर तरफ रोशनी है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह तो सिर्फ 15 मिनट के लिए तहखाने में गया था। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? उसने अपना मोबाइल देखा। मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। उसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। वह ना समय दिखा रहा था, ना तारीख। उसका मोबाइल कई बार हैंग कर जाता है। उसने सोचा शायद हैंग कर गया हो। उसने अपना मोबाइल रीस्टार्ट किया, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आई, किसी छोटे बच्चे की। मामा, मामा। बच्चा देखने में बिल्कुल अंग्रेज़ लग रहा था। उसके भूरे भूरे बाल थे, गुलाबी ओठ और बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह तेज़ी से इधर उधर भाग रहा था। तभी दूसरे कमरे से दो प्यारी बच्चियां निकल के बाहर आईं। दोनों ने हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था और उनके बाल भी अपने भाई की तरह भूरे रंग के थे। यह तीनों बच्चे मस्त मगन होकर खेल रहे थे। तभी उनका बड़ा भाई आया, जो देखने में लगभग 12 वर्ष का लग रहा था। वह सब इन बच्चों को समझा रहा था कि ज़्यादा हल्ला ना करो, मम्मा सो रही है। गौरव इन सबको देखे मंत्रमुग्ध हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे इस घर में कहाँ से आ गए। बच्चे इतने प्यारे थे कि उन्हें देखकर उसका मन ही नहीं भर रहा था। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। शायद दोपहर के 1 बजे होंगे। अंदर एक आदमी आता है। देखने में वह कोई बड़े ओहदे वाला आदमी लग रहा था। उसने रेशमी पजामा और कुर्ता पहना हुआ था, लंबा चौड़ा और तगड़ा। उसने बच्चों से पूछा कि उनकी मम्मी कहाँ है। बच्चों ने कहा मम्मा सो रही है। तभी उसने छोटी बच्ची को गोद में उठाया और उसे अपने पैर पे बैठा लिया। गौरव को उसकी यह हरकत कुछ ठीक नहीं लगी। उसने ज़ोर से कहना चाहा कि बच्ची को नीचे उतारो, लेकिन जैसे उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। गौरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाद 12 वर्ष का वह बच्चा अपनी माँ को जगाने चला जाता है तो वह आदमी
जिसने बच्ची को गोदी में उठाया था, वह गलत ढंग से उसके पैरों पे हाथ फेरने लगता है। बच्ची उछल के नीचे उतर जाती है और अपनी दीदी के पीछे जाकर छिप जाती है। बच्चे इस आदमी को देखकर सहमे हुए लग रहे थे। फिर वह कहता है, चलो बच्चों, अपनी कविता सुनाओ। अभी तुम लोग को चर्च में प्रोग्राम करने जाना है। अगर वहाँ गलती हो गई तो पापा बहुत डांटेंगे। बच्चे एक रटी रटाई कविता गाने लगते हैं। वे उसे देख के इतना घबरा गए थे कि बीच बीच में कविता भूल जा रहे थे, जिसके लिए वह आदमी छोटी बच्ची को डांट देता है। तभी इन बच्चों की माँ वहाँ आ जाती है। माँ अंग्रेज़ी में बात कर रही थी। उस आदमी को मास्टर जी कह के संबोधित करती है। वह आदमी कहता है कि आपके बच्चों ने बहुत अच्छे से कविता याद कर ली है। चर्च में चल के अब यह बच्चे प्रोग्राम दे सकते हैं। माया देख के बहुत खुश हो जाती है और मास्टर जी के लिए शरबत लेने किचन में जाती है। वह उसी किचन में जाती है जहाँ कुछ देर पहले अभी गौरव ने पानी पिया था। गौरव उसके पीछे पीछे जाता है। वह बताना चाह रहा था कि वह आदमी ठीक नहीं है। वह उसकी छोटी बच्ची को गलत नज़रों से देख रहा था, लेकिन जैसे गौरव कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे वो लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उन्हें देख पा रहा था और सुन भी पा रहा था। तभी बच्चों की माँ अचानक किचन से बाहर निकलती है और जो नज़ारा वो देखती है, वह देख के वह आग बबूला हो जाती है। उस आदमी ने फिर से उसी छोटी बच्ची को अपनी गोदी में उठा लिया था और उसके पैरों पे गलत तरीके से हाथ फेर रहा था। बच्चों की माँ अंग्रेज़ी में तेज़ी से चिल्ला के बोलती है कि तुरंत मेरी बच्ची को नीचे उतारो, और जाके दरवाज़ा खोलती है। वह उस आदमी से कहती है कि फ़ौरन इस घर से बाहर निकल जाए। उसके बारे में वह सबको बताएगी। उसने पहले भी ऐसा करने की हिम्मत की थी और उसके बारे में उसने बहुत कुछ खराब सुन रखा था, लेकिन तब उसने विश्वास नहीं किया था। आदमी यह सुन के आग बबूला हो जाता है। उस औरत से कहता है कि उसने उसकी बहुत बेइज्जती की है और इसका परिणाम भुगतने के लिए वह तैयार है। वह तेज़ी से बाहर चला जाता है। बच्चे की माँ दरवाज़ा बंद करती है और पसीने में बिल्कुल तरबतर बैठ जाती है। उस दिन भी काफ़ी गर्म दिन था, बिल्कुल वैसे ही जैसा आज का दिन बहुत गर्म लग रहा था। तभी गौरव की निगाह दीवार पे पड़ी, उस कैलेंडर पे जाती है। जून का महीना था और साल था 1912। गौरव बहुत ध्यान से उस कैलेंडर को देखने लगता है। 1912 का कैलेंडर? उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह सच में 100 साल पहले 9 जून 1912 को उसी घर में था जहाँ पर पूरा परिवार आधी रात को अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा? क्या वह कुछ कर सकता था? क्या वह इस परिवार की जान बचा सकता था? क्या वह एक बार कोशिश कर सकता था? लेकिन सबसे बड़ी उसकी दिक्कत यह थी कि इस परिवार का कोई भी सदस्य ना उसे देख सकता था और ना सुन सकता था। फिर वो उनकी मदद कैसे करे? गौरव यह सब बैठे सोच रहा था। तभी पूरा परिवार तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में आता है और दरवाजे पे घंटी बजती है। शायद बच्चों के पापा आ जाते हैं। उन्होंने काले रंग का सूट पहना था और बच्चों की माँ ने भी बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी थी। चारों बच्चे हंसते खिलखिलाते खूब तैयार थे। सबने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने थे। लड़कों ने गले में बो बांधा था और लड़कियों ने खूब सुंदर से रिबन। गौरव का मन भर आता है कि वह इन बच्चों को कस के गले लगा ले और हमेशा के लिए सहेज के अपने पास रख ले। वह इन बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। तभी गौरव को आज यानी 9 जून की रात को घटित घटना याद आती है, जब उसने अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि किस तरह 2 गुमनाम आदमियों ने इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और उनकी हत्या इस बुरी तरह से की गई थी कि लोगों को अंदर आके उन्हें देखने तक को मना कर दिया गया था। गौरव का दिल दहल जाता है। क्या इतना प्यारा हंसता खेलता परिवार अपनी जान गंवा देगा? लेकिन उसने तो सुना था कि 8 सदस्य मारे गए थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 6 सदस्य थे। वो 2 और कौन थे जिनका उस रात कत्ल हुआ था? वह 2 बच्चे कौन थे? उसने पढ़ा था कि 2 वयस्क और 6 बच्चों का कत्ल हुआ था, तो फिर ये 2 बच्चे और कहाँ थे? तभी दरवाजे पे घंटी बजती है और 2 प्यारे बच्चे दरवाजे के अंदर आते हैं। बच्चों की माँ को वो आंटी आंटी कह के संबोधित कर रहे थे। सारे शायद चर्च जा रहे थे। उनकी बातों से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। बच्चों ने वहाँ पे कोई पोयम सुनानी है। किसी प्रोग्राम में वह हिस्सा लेने जा रहे हैं। शायद कोई चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम है।
सारे हंसते खेलते दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। अब ये पूरे 8 सदस्य थे। गौरव का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसने इनके बारे में बहुत अध्ययन किया था, लेकिन जब परिस्थिति इस तरह से उसके सामने आई तो वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों की मदद वह किस तरह से करे। वह भी दरवाज़ा खोल के बाहर जाना चाहता है, लेकिन वह दरवाज़ा खोल नहीं पाता और ना उस घर से बाहर जा पाता है। वह उसी कमरे में बंद रह जाता है और फिर से तहखाने की ओर वह तेज़ी से दौड़ता है। उसे लगता है शायद वह कुछ कर सके। फिर से वह 2012 में पहुंच जाए, तब शायद अपनी दोस्तों की मदद से उन्हें बचा पाए। वह फिर से वैसे ही अलमारियों के कपड़े छुएगा और शायद 2012 में पहुंच जाएगा, वहाँ से 100 साल आगे। फिर वह तेज़ी से तहखाने में जाता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि तहखाने में उसे कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है। तहखाने में ना कोई अलमारी थी, ना कपड़े थे, ना बक्सा था, ना बच्चों के टूटे खिलौने थे। आधा तहखाना तो खाली पड़ा था। वह ऊपर आता है। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी तक कोई घर लौट के नहीं आया था। वह ज़ोर ज़ोर से मदद की गुहार लगाता है कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन के मदद को आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 7 बजे कुछ आहट होती है। उसे लगता है परिवार अंदर आने वाला है, लेकिन वह देख के चौंक जाता है कि आहट दरवाजे पे नहीं, बल्कि बगल में लगी खिड़की के पास से आ रही है। वह जाकर झांकता है तो देखता है कि यह वही आदमी है जो दोपहर में आया था। वह अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर आया था। शाम ढल चुकी थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसे वह साफ देख सकता था। कुल्हाड़ी बिल्कुल नई और चमकदार है। वह खिड़की के पेच खोलता है और खिड़की की ग्रिल निकाल के अंदर दाखिल हो जाता है और वापस से ग्रिल को कस देता है। यह दोनों अंदर आके बहुत विभत्स हंसी हंसते हैं और कहते हैं, वह औरत बहुत उछल रही है। उसका काम आज रात को ही तमाम करना है। जो भी हमारे सामने आएगा आज कोई नहीं बचेगा। वह हमारी शिकायत करेगी, मुझे बदनाम करेगी। इसका नाम और निशान हम आज इस दुनिया से मिटा देंगे। दूसरा आदमी बोलता है, मालिक, क्या पूरे परिवार को मारना है? वह कहता है, नहीं, मारना तो उस औरत और उस बच्ची को है, लेकिन आज जो भी हमारे सामने आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बोल के वह सीढ़ियों के ऊपर दुछत्ती की तरफ चल देते हैं। गौरव उनके पीछे पीछे भागता है। दोनों दुछत्ती में छिप कर बैठ जाते हैं। गौरव तेज़ी से नीचे उतरता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। वह फिर अपना मोबाइल देखता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब गौरव समझ जाता है कि यह लड़ाई उसे खुद लड़नी है। उसके साथ कोई नहीं था। इस तरह की परिस्थिति में वह पहली बार पड़ा था। वह ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है उस परिवार के वापस आने का। रात के तकरीबन 8:30 बजे हंसता खेलता परिवार अंदर आता है। इस परिवार के साथ इस बार वह दोनों बच्चियां भी थीं जो उनके साथ गई थीं। शायद उनके दोस्त के बच्चे थे। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाता है और कॉफ़ी पीता है। गौरव कोशिश करता है कि वह किसी भी तरीके से उन्हें सावधान कर सके। उसके पास कुछ नहीं होता तो वह अपना मोबाइल ही सीढ़ियों के नीचे फेंकता है। खटपट की आवाज़ से परिवार का ध्यान एक बार उस ओर ज़रूर जाता है, लेकिन इतने शोरगुल हंसी मजाक में वह आवाज़ दब कर रह जाती है। दुछत्ती के अंदर बैठे वह दोनों बदमाश भी बिल्कुल अडिग बैठे रहते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि वह आवाज़ कहाँ से आई है। उनका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि रात ढलते ही इस परिवार का खात्मा करना है। 10 जून सुबह के लगभग 2:30 बजे गौरव की आंख खुलती है। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया था। गौरव देखता है वह सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया था। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। गौरव चौंक जाता है। उसका मोबाइल अचानक से काम करने लगा था। वह झट से अपना मोबाइल देखता है। तारीख होती है 10 जून 2012। वह 100 साल आगे आ चुका था। पर उस रात क्या हुआ होगा? उस रात 12 बजे तक तो वह उसी घर में था। फिर वह कैसे अचानक से 100 साल आगे आ गया? तभी उसे सीढ़ियों पर किसी की आहट होती है। सीढ़ियों की आहट तेज़ होती जाती है और तभी अचानक से जितने भी पैरानॉर्मल उपकरण उस घर में लगे थे, सब में घंटी बजने लगती है
और लाल बत्ती जलने लगती है। उसके सारे दोस्त निकलकर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गौरव पसीने में तरबतर था। वह देखता है सीढ़ियों के ऊपर से वही दोनों आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उतर रहे थे, पर उनकी शक्ल सूरत में अब बहुत फ़र्क था। वे वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे पहले दिखते थे। एक की आँख पूरी काली थी तो दूसरे की पूरी सफ़ेद। ऐसा लग रहा था मानो वे मनुष्य है ही नहीं। हाथ पर कटे फटे के निशान, चमड़ी बिल्कुल सफ़ेद और हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी। तभी सुमित बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। गौरव लगातार उन्हीं पिशाचों को देखा चला जा रहा था। सुमित गौरव से पूछता है कि आखिर वह किन्हें देख रहा है। गौरव जैसे सम्मोहित हो चुका था। सुमित उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले जाता है। वह उससे कहता है कि वह अपने आप को भावात्मक रूप से उन लोगों से मत जोड़े, नहीं तो वो उसके नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह गलती से भी उनकी आंखों में ना देखे, नहीं तो वो सम्मोहित हो जाएगा। लेकिन गौरव जैसे बावरा हो गया था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह फिर से ड्राइंग रूम में जाता है और उन दोनों पिशाचों के सामने खड़ा हो जाता है। वह एकटक उनकी आंखों में देखा जा रहा था, जैसे उसके लिए उन पर से आंखें हटा लेना संभव ही नहीं था। वह ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि तुमने उस रात उन लोगों के साथ क्या किया? तुमने उन सबको मार डाला। उन प्यारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम एक शैतान नहीं हो, तुम शैतानों के शैतान हो। तुम्हें तो पाताल की गहराइयों में होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सुमित कहता है, इसमें गलती हमारी भी है। कल शाम को सूरज ढलने के बाद हमने इन शैतानों के बारे में बात की। हमने इन्हें याद किया, इनके द्वारा किए गए घृणित कृत्य के बारे में आपस में बातें की। तभी लगभग शाम के 7 बजे जब सूरज ढल चुका था, ये दोनों वापस आ गए। 100 साल के बाद अब यह फिर से वही पाप कर्म दोहराएंगे। तभी गौरव के हाथ पर एक कटे का निशान उभरता है और उसमें से खून बहने लगता है। सभी उसको देखकर चौंक जाते हैं। वे घबराने लगते हैं और गौरव के हाथ पे लगातार वार पे वार हो रहे थे। कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। तभी सुमित तेज़ी से अंदर गया और जल्दी से किताब लेके बाहर आया और कुछ मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। वह सब लड़कों को आवाज़ देता है और सबसे कहता है कि हमें एकजुट होकर इनका सामना करना होगा। उधर गौरव जो ज़मीन पर गिरा पड़ा था, उसके पैरों पर से भी कटे के निशान उभरने लगते हैं और वह दर्द से कराहने लगता है। सुमित ज़ोर ज़ोर से सबके साथ मंत्र उच्चारण कर रहा था और पानी के छींटे इधर उधर घर पे छिड़क रहा था। जैसे जैसे वह पानी छिड़कता, गौरव की चीखें और तेज़ हो जाती, उसके घाव और गहरे होने लगते। सुमित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वह अपने कमरे में जाता है और एक वैक्यूम पंप जैसा कोई उपकरण लेके आता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर तेज़ी से मंत्र उच्चारण करने लगता है। वह उपकरण हवा को अपने अंदर ज़ोरों से खींच रहा था और फिर सुमित अचानक से उस उपकरण का मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद करने के बाद भी वह उपकरण इतनी तेज़ी से हिल रहा था जैसे कोई जीव उसके अंदर छटपटा रहा हो। थोड़ी देर के लिए सुमित उस उपकरण को वैसे ही छोड़ देता है और फिर उसे काले कपड़े में लपेट के उसका मुंह कसकर एक धागे से लपेट देता है। वह सबसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे गहरी ज़मीन के अंदर दबाना होगा, नहीं तो यह पिशाच अंदर से फिर निकल आएंगे। सारे लड़के मिलकर तहखाने में जाते हैं और ज़मीन खोदने लगते हैं। काला कपड़े वाला उपकरण बहुत तेज़ी से हिल रहा था। सुमित लगातार मंत्र उच्चारण करता जा रहा था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, सुमित की आंखों से खून निकलने लगता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। सारे लड़के उसे देख के डर जागते हैं, लेकिन अपना काम करना नहीं छोड़ते। सुमित की हालत ख़राब हो रही थी। उधर गौरव भी खून में लथपथ पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। उसकी चीखें सुन के माली भाग कर आता है। इन सब की हालत देख के वह भयभीत हो जाता है। इससे पहले इतना बड़ा हादसा कभी भी इस बंगले में नहीं हुआ था। कई लोगों ने उसे बताया था कि उन्हें कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया था। ना जाने आज ऐसा क्यों हो गया। माली जल्दी से पानी और कपड़ा लेके आता है और गौरव के घाव पोंछने लगता है। उधर लड़के जल्दी जल्दी 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। सुमित जल्दी से वह काले कपड़े वाला उपकरण निकालता है और उसे ज़मीन के अंदर डालता है।
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे घर में भूकंप आ गया है। पूरा घर ताश के पत्ते की तरह हिलने लगता है। लेकिन सुमित नहीं रुकता। सारे लड़के एकजुट होकर जल्दी जल्दी उस गड्ढे को बंद करते हैं और उसके बाद सुमित एक लोहे का कील उस पर गाड़ देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। घर भी हिलना बंद हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सुमित बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक कमरे में था। शायद वह उसी बंगले के कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। 10 जून सुबह के 8 बजे थे। वह भयावह रात बीत चुकी थी। वह समझ सकता था कि उस रात इन दरिंदों ने उस मासूम परिवार पर क्या कहर ढाया होगा। उस परिवार का जो हाल इन दरिंदों ने किया था, उसकी तस्वीरें तक सार्वजनिक नहीं की गई थीं। उस घटना में एक दोषी को 2 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शायद वह इतने ऊंचे ओहदे पर था कि वह आसानी से छूट गया था। सुमित बेचैन हो जाता है। वह गौरव के बारे में पूछता है। गौरव के पूरे बदन पे माली ने डॉक्टर बुलवा की पट्टियाँ करवा दी थीं और गौरव की दवाइयाँ चल रही थीं। गौरव को अब यह परवाह होती है कि क्या उन दोनों दरिंदों को कभी अपने पाप की सज़ा मिली भी या नहीं। क्या उस रात वह कत्ल करके आज़ादी से घूम रहे थे। क्या इन दरिंदों ने कभी और भी कत्ल किए होंगे। जब तक वह यह बात नहीं जान जाएगा तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ सुमित आ जाता है। वह गौरव को इस हालत में देख के बहुत परेशान हो जाता है। वह गौरव से कहता है कि अब उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी चिंता व्यर्थ है। यह बात सच है, उन दरिंदों ने सिर्फ उस परिवार का कत्ल नहीं किया, और भी कत्ल किए थे। सुमित यह बात जान सकता था। उसने जब उस रात उन दरिंदों को उपकरण के अंदर कैद किया था और जब वह मंत्र पढ़ रहा था तो उसकी आंखों के सामने वह सारा मंजर तैर रहा था जो उस रात हुआ था। किस दरिंदगी से इन लोगों ने उस परिवार को मारा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में इन लोगों ने और भी कत्ल किए थे। लेकिन जो सज़ा या भुगत रहे हैं, वह सज़ा शायद इंसान इन्हें नहीं दे सकते थे। कोई कानून नहीं दे सकता था। 100 साल से या ऐसे जहन्नुम की आग में जल रहे हैं कि इनका रोम रोम तड़प रहा है। और वह तड़प ऐसी थी, वह सज़ा ऐसी थी जिसकी माफ़ी इस संसार में नहीं, उस संसार में भी नहीं है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि शायद हम इस दुनिया में पाप करके आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से हम कभी नहीं बच सकते। ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल के संग जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।